क्या डुअर्स का भविष्य खतरे में है? क्या आपको पता है भूटान के मेगा डैम का पूरा सच? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे डुअर्स का भविष्य भूटान में बनने वाले डैम से जुड़ा हो सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आज मैं कोई राय नहीं दूंगा, कोई राजनीति नहीं करूंगा, सिर्फ डेटा, सरकारी दस्तावेज और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर पूरी तस्वीर दिखाऊंगा और आखिर में फैसला आप खुद करेंगे। सबसे पहले भूटान को समझते हैं। भूटान की आर्थिक रूप से विकसित की जा सकने वाली जल विद्युत क्षमता लगभग 33 से 37 गीगावाट मानी जाती है, लेकिन अभी तक लगभग 3.5 गीगावाट यानी करीब 10% क्षमता का ही उपयोग हुआ है। 2023 में भूटान ने लगभग 11,000 गीगावाट आवर्स बिजली बनाई। उसमें से लगभग 52% बिजली उसने अपने देश में इस्तेमाल की और लगभग 48% बिजली भारत को निर्यात की। यानी आज की स्थिति यह नहीं है कि भूटान अपनी सारी बिजली भारत को बेच देता है, उसकी अपनी घरेलू मांग भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब आगे का डाटा देखिए। आज जो भूटान में परियोजनाएं चल रही है उनके अलावा लगभग 1800 मेगावाट की बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन है और भूटान अपनी नेशनल एनर्जी पॉलिसी में 2040 तक लगभग 25 गीगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। जरा सोचिए, आज लगभग 3.5 गीगावाट और लक्ष्य 25 गीगावाट यानी लगभग 7 गुना विस्तार। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी क्षमता आखिर क्यों? सरकारों का कहना है कि घरेलू बिजली की बढ़ती मांग, सर्दियों में कम उत्पादन, नई इंडस्ट्री, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी और भारत के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग। यानी आधिकारिक तौर पर यह केवल बिजली निर्यात की कहानी नहीं है। अब भारत की भूमिका समझिए। भूटान के अधिकांश बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से बने हैं। शुरुआती परियोजनाओं में भारत ने लगभग 60% ग्रांट और 40% लोन दिया। बाद में कई परियोजनाएं में यह बदलकर 30% ग्रांट और 70% लोन हो गया। अब केवल सरकारें ही नहीं बल्कि टाटा पावर, अडानी ग्रुप, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और जॉइंट वेंचर मॉडल भी इस क्षेत्र में शामिल है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत के लिए यह केवल बिजली नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वोत्तर भारत की ग्रिड स्थिरता, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी का विषय भी है। दूसरी तरफ भूटान के लिए बिजली उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। यहीं से उसका बड़ा राजस्व मिलता है। यह राजस्व लगभग 15 से 17% के आसपास है। अगर इन परियोजनाओं को नदी के हिसाब से देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। वांगसू नदी पर चूखा जो 336 मेगावाट और ताला जो 1020 मेगावाट जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले से संचालित है। यह नदी भारत में प्रवेश करने के बाद रायडक के नाम से जानी जाती है। कुरिचू नदी पर 60 मेगावाट का कुरिचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संचालित है। यह नदी आगे चलकर मानस रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती है। मांगदेछू पर 720 मेगावाट का मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू है। यह नदी आगे चलकर मानस रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती है। पुनात सांगसू नदी पर पुनात सांगसू 2 जो 1020 मेगावाट उत्पादन कर रहा है, जबकि पुनात सांगसू 1 जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट होगी वो अभी निर्माण अधीन है। ये नदी भारत में प्रवेश करने के बाद संकोच कहलाती है। खोलंगचू नदी पर 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना निर्माण अधीन है। यह पूर्वी भूटान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा 2560 मेगावाट का संकोच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो भविष्य में भूटान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक हो सकती है। यानी भूटान का हाइड्रो पावर विकास कई प्रमुख नदी बेसिनों में फैल चुका है। इन नदी प्रणालियों का जल आगे चलकर उत्तर बंगाल और असम के नदी प्रणालियों तक पहुंचता है। इसलिए इन परियोजनाओं का महत्व केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि पूरी नदी बेसिन के जल प्रबंधन, बाढ़ पूर्व चेतावनी और डाउनस्ट्रीम सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं डुअर्स की। रायडक, संकोच, तोरसा, मानस ये सभी नदियां भूटान से निकलकर अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार और असम के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश करती है। यानी ऊपर होने वाला जल प्रबंधन नीचे रहने वाले लाखों लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बाढ़ का कारण डैम होता है। डुअर्स और असम में बाढ़ के पीछे भारी मानसून वर्षा, हिमालय से आने वाली तेज जल प्रवाह, भूस्खलन और नदी में गाद जैसी कई प्राकृतिक वजह से भी होती है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन ये भी बताते हैं कि बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नदी के प्राकृतिक प्रवाह, तलछट और डाउनस्ट्रीम जल प्रबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, 2004 में कुरिचू क्षेत्र में भूस्खलन से एक अस्थायी झील बनी। जब वो प्राकृतिक अवरोध टूटा तो नीचे की ओर अचानक पानी आ गया, जिसका असर असम के कुछ हिस्सों तक दर्ज किया गया। ध्यान रखिए, यह हाइड्रो पावर डैम फेलियर नहीं था बल्कि लैंडस्लाइड लेक आउटब्रस्ट की घटना थी। इसके बाद भारत और भूटान के बीच फ्लड फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को आगे मजबूत करने पर जोर दिया गया। फिर अक्टूबर 2025 में भूटान के ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में गेट की तकनीकी खराबी के कारण ओवरफ्लो की स्थिति बनी। उसी समय लगातार भारी वर्षा भी हो रही थी। इसके बाद हासीमारा, टोटोपारा और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया और कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आई। एनडीआरएफ को भी तैयार रखा गया था। इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया, अगर भविष्य में और भी बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे तो क्या डाउनस्ट्रीम सेफ्टी भी उसी गति से मजबूत होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में 25 गीगावाट क्षमता विकसित हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि भूटान की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, भारत को और अधिक स्वच्छ बिजली मिलेगी। लेकिन क्या उसी गति से डाउनस्ट्रीम सेफ्टी भी मजबूत होगी? डुअर्स के लोगों की सुरक्षा पर भी निवेश होगा? यही सवाल आज डुअर्स के लाखों लोगों के मन में है। क्या सभी संवेदनशील गाँवों के लिए रियल टाइम फ्लड वार्निंग
प्लानिंग सिस्टम तैयार है? क्या सभी परियोजनाओं का कम्युलेटिव रिवर बेसिन इंपैक्ट असेसमेंट सार्वजनिक है? क्या भविष्य के भूकंप, भूस्खलन या चरम वर्षा की स्थिति में भारत और भूटान के संयुक्त आपदा प्रबंधन योजना पूरी तरह से तैयार है? यह वीडियो किसी परियोजना का विरोध नहीं कर रही। विकास जरूरी है, भूटान का विकास भी जरूरी है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है डुअर्स के लाखों लोगों की सुरक्षा। अगर भारत हजारों करोड़ रुपया निवेश कर रहा है तो उतना ही गंभीरता से फ्लड फोरकास्टिंग, रियल डाटा शेयरिंग, डैम ऑपरेशन ट्रांसपेरेंसी और डाउनस्ट्रीम डिजास्टर प्लानिंग पर भी निवेश होना चाहिए। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और आगे आपको क्या लगता है इस विषय पर और वैज्ञानिक चर्चा होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हो सके तो वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद।